नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब कोई किसान अपने खेतों में फसल को उगाता है और फसल को उगाने के बाद वो क्या करता है, फसलों को मार्केट में ले जा करके बेचता है, वो भी अलग अलग कीमतों पर। ऐसे कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी नियोक्ता है या कोई भी उत्पादक है, वो अलग अलग चीज़ों की यानी अलग अलग वस्तुओं का क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और ले जाकर के मार्केट में उसको सेल करता है। तो वो जो मार्केट में ले जाकर के वस्तुओं को सेल करता है अलग अलग कीमतों पर, ये आपकी पूर्ति कहलाती है यानी सप्लाई कहलाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पूरी इसी पर होने वाली है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ आज पढ़ेंगे पूर्ति और पूर्ति की लोच। जैसे कि आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमने पढ़ा था वहाँ पे मांग और मांग की लोच, और यहाँ पे उसी सेम तरीके से पढ़ेंगे पूर्ति और पूर्ति की लोच। जैसा कि पूर्ति का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि कोई विक्रेता है या कोई उत्पादक है, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मूल्य पर ला करके मार्केट में सेल करता है, बेचता है। तो वो जो ला करके बेचता है वो उसकी सप्लाई हो गई यानी पूर्ति हो गई। और दूसरी बात, आपको पता है कि कोई भी विक्रेता है या उत्पादक है, वो मार्केट में ला करके सामान को तभी बेचेगा जब उसको लगेगा कि हमारे इस पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, अगर इसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी, इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़्यादा कीमत मिलेगी और उसको बेनिफिट होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी वो मार्केट में ला के बेचेगा। तो हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर पूर्ति का नियम क्या है यानी लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक वैसे ही आज हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का जो नियम है, हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर। दोस्तों, आपको पता है कि जो मैं बोलता हूँ कि अन्य बातें समान रहने पर, इसका मतलब है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो समान रहना चाहिए। उसके समान रहने पर ही अगर किसी वस्तु की मूल्य बढ़ता है, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। मतलब कहने का है कि किसी वस्तु की सप्लाई में यानी पूर्ति में और उसकी कीमत में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी उत्पादक है, कोई भी सेलर है, कोई भी विक्रेता है, वो क्या करता है, सामान को मार्केट में वो तभी ले जाएगा जब उसको लगेगा ना हमारे सामान का प्रॉपर तरीके से क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसान है, अपनी खेत में मान लीजिए 1000 रुपये का वो क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो मतलब उसकी सिंचाई में, उसकी बीज में, उसकी खुदाई में, उसकी रुपाई में, मतलब सब कुछ करने में ओवरऑल मान लीजिए उसको 1000 लगा। और उसके बाद वो अपने सामान को यानी अपने फसल को मार्केट में ले जाएगा, तो मार्केट में ये सोच के ले जाएगा ना कि हम जो भी फसल अपना उगाए हैं उसका एक बेहतर हमें क्या मिले, प्राइस मिले। मतलब अगर हम अपनी फसलों को, जितना हम अपने फसलों को उगाने में लगाए हैं उससे ज़्यादा हमें मिले, तब हम मार्केट में ले आकर के बेचेंगे। तो क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? ही बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, अगर उसकी कीमत घटती है तो उसकी सप्लाई भी क्या करती है, घट जाती है, उसकी पूर्ति भी घट जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है। और आगे हम बात करने वाले हैं इसमें एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति का विस्तार होगा, कीमत घटेगी तो क्या होगा, पूर्ति कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो यानी क्या होगा, उसका संकुचन होगा। तो इस चीज़ को जो मैं आपको बताया, यानी उसको एक शब्द में और बोल सकते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन, ये क्या होता है। दोस्तों, आपको पता है जैसे मैंने बताया कि अगर किसी वस्तु की पूर्ति तभी बढ़ेगी जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तभी ना कोई सेलर होगा या प्रोड्यूसर होगा या विक्रेता होगा, तभी ना मार्केट में ले जाकर उसको सेल करेगा। वो अपना लॉस तो चाहेगा नहीं। ठीक है, मार्केट में तभी ले जाएगा जब उसको फ़ायदा होगा, जब उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, ये आपका यह OY एक्सिस है यानी OY अक्ष है, और ये OX एक्सिस है, OX अक्ष है। यहाँ पे मैं दिखाया हूँ QS, जैसा कि उसमें लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया था कि यहाँ पे QD रहता था, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, लेकिन यहाँ पे चूंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, QS, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की मात्रा। और OY एक्सिस पर हम दिखाते हैं प्राइस यानी कीमत की।
ठीक है, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है आपको मैंने बता ही दिया। पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, अगर कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। तो देखते हैं कैसे होता है कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घट जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओपी कीमत है, उस ओपी कीमत पर आपकी जो सप्लाई है वो कितनी है, क्यूए है, यानी ओपी कीमत पर आपकी सप्लाई क्यूए है। अब आपको पता है अगर कीमत बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी आपकी कीमत ओपी से बढ़ करके कितनी हो गई, ओपी डैश हो गई। देखिए ओपी डैश हो गई, तो जब आपकी कीमत बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो आपकी सप्लाई कितनी थी, ओ ए थी, अब सप्लाई बढ़ करके ओ बी हो गई। अब अगर कीमत घट जाती है तो क्या होता है, कीमत अगर घट गई तो सप्लाई भी घट जाती है। मतलब कहने का है कि ओपी आपकी कीमत थी, कीमत घट करके ओपी डबल डैश हो गई, और आपकी जो सप्लाई है वो घट करके ओ सी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर कीमत बढ़ी तो आपका जो सप्लाई है तो वो भी ओ ए से बढ़ करके ओ बी हो गया, यानी सप्लाई में भी क्या हुआ, विस्तार हो गया, एक्सटेंशन हो गया। लेकिन उसी जगह देखिए अगर कीमत घटी, ओ पी डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश है तो ओ पी डबल डैश है, यानी कीमत आपकी घटी, तुरंत ही आपकी सप्लाई क्या हो गई, ओ बी तो पहले थी लेकिन अब घट के ओ सी हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से आपकी सप्लाई में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है आपने इस डायग्राम में समझ लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। किस प्रकार से हमारी पूर्ति में वृद्धि और कमी होती है, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ सप्लाई की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में, इसमें भी मैंने जब आपको बताया था कि मांग में किस प्रकार से वृद्धि और संकुचन हो रहा था, वहाँ भी आपने देखा था कि किस वजह से हो रहा था। वहाँ पे प्राइस क्या था, स्टेबल था, स्थिर था, स्थिर, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था, जबकि अदर फैक्टर में चेंज हो रहा था। उसकी वजह से आपका जो मांग में वृद्धि और कमी थी उसकी वजह से हो रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है, इंक्रीज एंड डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब कि पूर्ति में वृद्धि एवं कमी किस प्रकार से होगी, वो बेसिकली आपकी जो अन्य बातें समान रहने पर मैं बोलता हूँ उसमें परिवर्तन होगा, उसकी वजह से इसमें मांग पूर्ति में वृद्धि और कमी होगी, कीमत यहाँ पर स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर ओ एक्स अच्छा है जिस पर कि क्यू एस दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और ओ आई है, वहाँ पे प्राइस दिखाया गया है, यहाँ पे क्यू एस यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दिखाया गया है, पूर्ति की मात्रा, यहाँ पर कीमत दिखाया गया है। अब आपको पता है कि जो है पूर्ति में वृद्धि एवं कमी किसके कारण होगी, अन्य फैक्टर में परिवर्तन के कारण होगी, जबकि आपकी कीमत स्थिर रहेगी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्य परिवर्तन का मतलब जैसे आपके जो कच्चा माल है, कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में किसी प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, या मान लीजिए आप ईंट जो है, ईंट को बनाते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह ये सब रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगर कोई लकड़ी का काम हो रहा है, वहाँ पे मेज़ बन रही है, कुर्सी बन रही है, टेबल बन रही है, वहाँ पे भी क्या है, रॉ मटेरियल लगते हैं, ये लकड़ी है। ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल हो गए। श्रमिक हैं, वो भी एक प्रकार से रॉ मटेरियल हो गए, है ना। और इसको क्या बोलते हैं आगे मैं जब कोई और वीडियो बनाऊंगा, यानी प्रोडक्शन वाले चैप्टर बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ समझिए कि जैसे कच्चा माल हो गया। ठीक है, कच्चा माल का मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि कच्चा माल में जैसे आपका हो गया कोई कच्चा माल, जैसे मान लीजिए आपका जूट है या कपास है, उसकी वजह से आप कपड़े बना रहे हो, तो सब जूट कपास क्या है, कच्चा माल हो गया। श्रमिक है, वो भी क्या है, कच्चे माल की तरह से ही आते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए श्रमिक हैं और श्रमिक क्या है, सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं, हमें श्रमिक क्या हो रहा है, सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं। और मान लीजिए जो लकड़ी का हम काम कर रहे हैं तो श्रमिक तो सस्ते में उपलब्ध हो ही रहे हैं, अगर हमारा जो लकड़ी है वो भी सस्ते में हो रहा है तो हमारा प्रोडक्शन कास्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लगी हमारे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारी कॉस्टिंग क्या होगी, कम होगी, लागत कम होगा। तो हम क्या होगा, अगर हम कम लागत पर बनाएंगे तो उसकी अच्छी दाम हम प्राप्त कर लेंगे। तो यानी आप देख रहे हैं कि कच्चे माल में परिवर्तन हो रहा है, यानी श्रमिक में परिवर्तन हो रहा है, कच्चे माल में परिवर्तन हो रहा है। उसकी वजह से अगर आपकी जो है सप्लाई में यानी क्या हो रहा है, वृद्धि या कमी हो रही है, तो देखते हैं कैसे। दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको बताया पूर्ति में वृद्धि और कमी किसके कारण होती है, अन्य फैक्टर में जब चेंज होंगे तब होगी, कीमत स्थिर रहती है। तो देखिए ओपी क्या है, आपकी स्टेबल प्राइस है, यानी स्थिर कीमत है। उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके अदर फैक्टर में चेंजेस हुआ। ठीक है, आपके पास
क्या हुआ, सस्ते में उपलब्ध हो गए, कच्चा माल आपका सस्ते में मिल रहा है, तो क्या होगा, आप पूर्ति बढ़ा देंगे, मतलब कि आपको सस्ते में मिले, ये मतलब कि सस्ते में ये सब सामान मिलेगा, श्रमिक भी आपको सस्ते मिलेंगे, कच्चा सामान भी आपको सस्ते मिलेगा। तो जब सस्ते मिलेगा आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में उसकी सप्लाई को भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए अदर फैक्टर में आपके चेंजेस हुआ, आपको लेबर और कच्चा माल सस्ते में मिला, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे मतलब क्या है, मान लीजिए आपका एस, ये जो आपका ये सप्लाई है, ए भी एस डैश सप्लाई है और एस भी सप्लाई है, एस डैश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी मान लीजिए कि एस जो है वो सप्लाई है, जैसे कि कच्चा माल और श्रमिक हमें सस्ते में उपलब्ध हुए, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा करने का मतलब है कीमत स्थिर है, प्रोडक्शन ज़्यादा करने का मतलब है हमारा जो सरप्लस है, सॉरी जो हमारा ये सप्लाई कर्व है वो क्या हुआ, हमारा राइट वर्ड क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। मतलब कि हम कहाँ से पहुँच गए, यहाँ से पहले हम क्या थे, यहाँ एम पर थे, मतलब एस पर थे, अब उसके बाद यहाँ से खोल करके यहाँ पे एन पे चले आए, मतलब कि हमारा अदर फैक्टर क्या हुआ, चेंज हुआ। अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पे थे, एम पर थे, हमारी सप्लाई बढ़ करके एन हो गई, मतलब ओ एन हो गई। अब ध्यान से समझिए, अगर वही हमारे जो लेबर हैं वो महंगे मिलने लगे, लेबर की कमी हो, उनकी वैल्यू बढ़ जाए, यानी उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाए, वो ज़्यादा मजदूरी मांगने लगे, ज़्यादा वेतन मांगने लगे, आ ही नहीं रहे हैं, तो भाई क्या करोगे, तब भी आपको प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, तब भी उनको लाएंगे, लेकिन आप उस श्रमिक को लाएंगे तो उनको ज़्यादा वेतन देंगे, तो जिसके फलस्वरूप आपकी कॉस्टिंग यानी प्रोडक्शन कॉस्टिंग या क्या होगी, लागत आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे और मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं आपके जो रॉ मटेरियल है और आपके जो श्रमिक हैं, तो आप क्या करेंगे, सप्लाई को घटा देंगे। सप्लाई को घटाने का मतलब क्या है, आप जो है लेफ्ट वर्ड क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले हम एम पर थे, उसके बाद हम एन पे आ गए थे, लेकिन हमें क्या हुआ, हमारे जो लेबर है वो कॉस्टली मिलने लगे, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को घटा देंगे। कहाँ से, एल से, एम से कहाँ शिफ्ट हो गए, एल पे शिफ्ट हो गए। तो जैसे ही हम शिफ्ट हो गए एल पर, तुरंत हमारी जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमें लेबर और कच्चा सामान यानी अदर फैक्टर्स जो हैं अगर वो सस्ते में मिल रहे हैं, तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी, है ना, क्या होगी, दाहिने तरफ खिसकेगी। अगर जैसे कि यहाँ पे इस एरो से आप देख रहे हैं, और अगर हमें वही मजदूर वही कच्चा सामान ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, मतलब कि मजदूर जो है ज़्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, कच्चा सामान हमें आसानी से नहीं मिल रहा है, ज़्यादा कास्ट देनी पड़ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सप्लाई को घटाएंगे। और जैसे सप्लाई को घटाएंगे उस सिचुएशन में हमारा जो सप्लाई कर्व है एस डबल डैश वो कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ चीज़ें रही जो मैंने आपको बताया कि पूर्ति में वृद्धि एवं कमी, और उसके साथ ही साथ मैंने पढ़ा है पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि किस प्रकार से आपका जो पूर्ति है वो किस प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दोस्तों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोई उपभोक्ता है, सॉरी कोई अगर विक्रेता है या कोई उत्पादक है, यानी जो वस्तुओं को बनाता है, जो वस्तुओं को बेचता है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है यानी उस प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर से कोई चीज़ खरीद करके, कोई वस्तु खरीद करके वो ला के मार्केट में सेल करता है। हालांकि इसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि जो प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक होता है वो एक विक्रेता भी होता है, लेकिन जो विक्रेता होता है वो उत्पादक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक विक्रेता उत्पादक बन सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बोलें कि जो उत्पादक होता है वो विक्रेता भी साथ ही साथ होता है। अब हम आपको ये बता दें कि किस प्रकार से आपकी जो पूर्ति होती है वो अफेक्ट डालती है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया अन्य कारक में, जैसे आपके लेबर हैं वो आपको ज़्यादा महंगी मिलने लगे, लेबर आपसे कहने लगे कि मैं ज़्यादा कीमत लूँगा, मुझे ज़्यादा मजदूरी दीजिए, तभी मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आऊँगा। जैसा कि इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लेबर्स आपको दिखेंगे जिनकी छोटी मोटी डिमांड नहीं होती है, हाई डिमांड होती है। मतलब वो चाहते हैं कि भैया अगर आप हमें इतना ज़्यादा पैसा दोगे तभी हम आपके यहाँ आएंगे, नहीं तो हम अपना काम खुद कर लेंगे। आजकल कोई काम करना नहीं चाह रहा है, लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, मतलब अपना काम वो खुद करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे के यहाँ कोई काम करना नहीं चाह रहा है।
ठीक है। अगर ये हमें क्या करने लगे, ज़्यादा मजदूरी मांगने लगे, तो हमारी क्या होगी, पूर्ति प्रभावित हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर किसी उत्पादक को ये लगे कि मार्केट में किसी पार्टिकुलर वस्तु की डिमांड क्या है, बाद में बढ़ने वाली है, उसकी वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, तो उत्पादक क्या करेगा, उस वस्तु को जो है क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। मतलब कि अगर उसको बाद में ये पता चले कि इस वस्तु की कीमत बाद में बढ़ जाएगी, तो भाई अब वो प्रेजेंट टाइम में उस वस्तु को क्यों बेचेगा, क्योंकि उसको कम मात्रा में पैसे मिल रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, कम है, तो निकालेगा नहीं अपने स्टोर से। तो निकालेगा कब, जब उसको पता चलेगा कि बाद में इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो मैं निकालूंगा। इससे रिलेटेड कुछ केसेस आपको अभी रिसेंटली मतलब कि देखने को मिला होगा करंट में, ठीक है। मैं किसी दिन उस डिबेट को लेकर के आऊँगा आपके इस सेशन में। तो और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की कमी है मार्केट में, ठीक है, और लोगों को पता चल जाए कि इस वस्तु की कमी है, किसी उपभोक्ता को, किसी उत्पादक को पता चल जाए, किसी विक्रेता को पता चल जाए कि इस वस्तु की कीमत जो है बढ़ने ज़्यादा है, मार्केट में कम नहीं है, तो क्या करेगा, अपने स्टॉक से उस वस्तु को निकाल करके मार्केट में लाएगा। और चूंकि मार्केट में वो वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है या जो विक्रेता है वो मार्केट में लाएगा, उसको अच्छी खासी मोटी इनकम हो जाएगी। इस तरह से भी क्या है, लोग होल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, जमाखोरी कर लेते हैं, उस चीज़ को छिपा करके रख लेते हैं, तो ये भी क्या करती है, अफेक्ट डालती है। और दूसरी चीज़, मौसम का क्या असर है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्राकृतिक वर्षा है, ठीक है, आपको बीज आसानी से मिल जा रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको आसानी से मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सप्लाई भी ज़्यादा मात्रा में करेंगे, और सप्लाई ज़्यादा मात्रा में करेंगे, इससे मार्केट में क्या होगा, सप्लाई की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्राकृतिक वर्षा नहीं हुई, और आपको जो बीज है, जो फर्टिलाइज़र है, जो आपके और सारे इक्विपमेंट्स हैं आपको खेत की जुताई वगैरह करने के लिए, ये सब इक्विपमेंट आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी सप्लाई को भी अफेक्ट डालते हैं। कैसे, आपकी सप्लाई से क्या है, ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, तो आपको क्या होगा, आप कम जो है मात्रा में लगाएंगे, सप्लाई भी आप कम करेंगे। इस प्रकार से ये भी क्या करेंगे, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितनी इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको जो समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।